हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 22 जनवरी 2026 और आज 3 न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। पहली न्यूज़ अगेन एसआईआर के रिगार्डिंग है। अभी 19 और 20 तारीख जनवरी में ही न्यूज़ आई थी एसआईआर के रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आपका जो वोटिंग लिस्ट बनाने का जो तरीका है, जो आपने 20% हटा दिए हैं वेस्ट बंगाल से वोटिंग लिस्ट से, वो जो तरीका था वो ख़राब है। आपने एक फैमिली में अगर 11 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उनको आपने हटा दिया है। आपने उन लोग को हटा दिया जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का जो गैप है वो 15 साल है, 10 साल है, आपने उन लोग को हटा दिया, जबकि ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पर कोई इलीगल बोल के नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपने फिर भी हटा दिया। आज उसी बात का एक्सटेंशन है। आज इलेक्शन कमीशन ने बोला है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि सर हमारे पास पावर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत हमारे पास पावर है कि हम जैसा चाहे वैसा लिस्ट बना सकते हैं। जैसा चाहे वैसा लिस्ट तो गलत हो जाएगा बोलना। इन्होंने बोला है दिस सेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की एक सेक्शन है, सेक्शन 21(3). दिस सेक्शन स्टेट दैट ईसी कैन कंडक्ट अ स्पेशल रिविजन इन सच अ मैनर एज इट मे थिंक फिट। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अपडेट करना है वोटिंग लिस्ट को, इलेक्शन कमीशन जैसा चाहे वैसा कर सकता है। कहाँ पे दिया है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 21 में दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने फिर अपने पॉइंट को, मतलब इलेक्शन कमीशन के पॉइंट को कैंसिल करते हुए और अपने पॉइंट को स्ट्रांग करते हुए बोला कि सर वेस्ट बंगाल में ऐसे परिवार भी जहाँ पे 200-200 बच्चे भी हैं और पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो गैप है वो 10 साल का है। मतलब अगर पेरेंट 30 साल के हैं तो बच्चा जो है वो 40 साल का है। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो लिस्ट पे जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं सर, अपने 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 पॉइंट को प्रूफ करते हुए। पर वहाँ से जज साहब ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि देखिए अनट्रैपल्ड पावर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो आपके पास ये जो आप मतलब अनकंट्रोल्ड पावर का यूज़ कर रहे हो आप, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी वजह से लोग, जो सिविल जो जनता है वो परेशान हो सकती है। इसलिए आपको नेचुरल जस्टिस के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर ही काम करना चाहिए। मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं बोली। इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है वो अपने पॉइंट रख रहा है और सारे ही आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, है ना। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी बातें करेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नोटिस मस्ट बी गिवन, राइट टू हर्ड, ये सब सारी बातें तो होनी ही है। मतलब राइट टू हर्ड, अगर कोई कंप्लेन हो रही है, अगर किसी को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको गलत तरीके से लिस्ट से वापस हटाया जा रहा है, तो उसकी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी। नगर निगम में सुनवाई होगी इसकी आगे, बिल्कुल बात सही है। पर यहाँ पर आपको जो लिखना है, जो नोट्स बनाने हैं अपने, वो ये इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है उसके बनाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो तुम चीज़ें बना रहे हो, जो तुम्हारी लिस्ट बन रही है, इन सारी चीज़ों को देख के, मैंने बताया ना कि वो 6 अगर फैमिली में 6-7 बच्चे हैं तो उसे वो आउट ऑफ लिस्ट रख रहे हैं। तो ये सारी बातों को आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली 2 नवंबर से न्यूज़, 9 नवंबर से न्यूज़ चल रही है ये, ठीक है, पिछले साल से। तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं और इसकी क्रोनोलॉजी को मेंटेन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो न्यूज़ है अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज के रिगार्डिंग बोला है। एक फैशन बन गया इलेक्शन में कि इलेक्शन जब भी होगा, किसी भी स्टेट में होगा, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी इलेक्शन होगा। अभी रिसेंटली बिहार में हुआ था इलेक्शन। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं कि बोल देती हैं कि अपने मैनिफेस्टो में बोल देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हर महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे, 3,000 रुपये महीना देंगे। रिसेंटली बिहार में 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए, इलेक्शन से पहले ही बांट दिए। कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, 2 लाख रुपए देंगे, ये देंगे। इससे पहले 2014-15 में 10-10 लाख बांटने की बात हुई थी। तो इसी के अगेंस्ट, ये जो फ्री में जो पैसे बट रहे हैं, इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये जो फ्रीबीज है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज करा, मैं बताता हूं आपको। ये एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। सर ये जो आप फ्री में पैसे बांट रहे हो ना, इसमें और इन्वेस्ट करने में डिफरेंस है। देखो इसके रिगार्डिंग जो सुनवाई है, जो फ्रीबीज के रिगार्डिंग सुनवाई, इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले हुई थी 2013 में, उसके बाद अब हो रही 2026 में।
2013 में एक केस हुआ था, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु का केस हुआ था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने बोला था कि जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये ब्राइबरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। पर अभी जो 26 में जो अभी जो न्यूज़ जिस न्यूज़ की हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बिगेस्ट स्केल ऑफ ब्राइबरी है, इससे बड़ी ब्राइबरी नहीं हो सकती। आपने पैसे देने का लालच दिया कि हम आगे आपको पैसे देंगे, और फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन ले लिया, इससे बड़ी ब्राइबरी नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये बात बोली कि सब आर्टिकल 14 में जो ये लिखा हुआ है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब वाली में जो बात लिखी है सर, ये रेशनैलिटी के प्रिंसिपल पे है। मतलब आप किसी पे आर्टिकल 14 आर एनी बेनिफिट गिवन बाय स्टेट मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजन। आर्टिकल 14 बोलता है कि जो भी आप बेनिफिट दे रहे हो ना आम जनता को, वो लॉजिकल रीजन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आम इंसान, मतलब आप स्कूटी बांट रहे हो और एक गरीब आदमी बेचारा खाना नहीं है उसके पास, ऐसा इस तरीके से आप आर्बिट्रली काम नहीं कर सकते हो। रेशनैलिटी के प्रिंसिपल में काम होगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी फार्मर के पास ज़मीन है, उसको आप 3,000 रुपये हर 3 महीने में दे रहे हो, साल भर में 6,000 रुपये दे रहे हो, और किसी इंसान के पास ज़मीन ही नहीं है उसे आप कुछ नहीं दे रहे हो, है ना। तो ये सारा आर्बिट्री बेस में नहीं होगा, रेशनैलिटी के बेस में होगा। पहली चीज़, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। आप ये हर जगह यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। फ्रीबीज का पॉइंट हर साल आता है। दूसरा है, मैंने आपको बता दिया कि बिगर स्केल ऑफ ब्राइबरी है ये, और ये कहाँ पे किसके अकॉर्डिंग ये ब्राइबरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन अभी हमने कौन सा देखा था, सेक्शन 21 देखा था हमने। कब देखा था, इसके रिगार्डिंग, ये SIR के रिगार्डिंग दिखा था कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है जो मन चाहे वैसे लिस्ट बना सकता है। उनका तरीका, जो लिस्ट बनाने का जो तरीका है, जैसा मन चाहे वैसा कर सकता है। अभी हम देख रहे हैं सेक्शन 123, ठीक है, ये होगी बात। दूसरी बात ये है डेट। देखो अभी मालूम चला है 14 ट्रिलियन का डेट है गवर्नमेंट पे, 14 ट्रिलियन। और इस डेटा में, ये जो अभी केस हुआ है, इस डेटा में वकील साहब बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट के पास 2026 में गवर्नमेंट के पास 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 2.5 लाख करोड़ कर्जा। ये 2.5 लाख करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट लेके जो पैसे बांट रही है, उसकी वजह से इंटर जनरेशनल इक्विटी हिंडर हो रही है। ये जनरेशन उधार लेके बाहर से उधार लेके पैसे खर्च कर लेगी, पर आने वाली जनरेशन को काम करके चुकाना पड़ेगा ना वो इंटरेस्ट, वो पैसा, वो प्रिंसिपल चुकाना पड़ेगा। तो ये इंटर जनरेशनल इक्वालिटी वाली बात बोली है। इसके बाद यहाँ पे लॉयर थे जिन्होंने ये पेटिशन दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला है कि सर 3 टाइप की फ्रीबीज होती हैं। एक होती है इलिजिटिमेट, एक होती है डिस्क्रिमिनरी, और एक होती है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट को ही हमें करना चाहिए, लेजिटिमेट मस्ट बी प्रोसीड। पर ये जो इलेजिटिमेट है और डिस्क्रिमिनेशनरी है, इसको बैन कर देना चाहिए। ये इलेजिटिमेट और डिस्क्रिमिनेशनरी क्या है, उन्होंने बोला कि सर कई बार हाई डेट रिवॉर्ड डिसऑनेस्टी। मतलब इसमें आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे पूरा से करा है उन्होंने। इलिजिमेट मतलब ये होता है कि कई बार आपने कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से भाग जाते हैं लोन लेके, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको उनका लोन को माफ़ कर देती है। जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं उनके लोन को माफ़ कर देती है गवर्नमेंट। तो एडवोकेट ने ये बोला है कि सर ये इलिजिटिमेट फ्रीबीज हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनरी फ्रीबीज, मतलब कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए पैसा माफ़ कर देती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशनरी है। तीसरा है लेजिटिमेट। सर अगर आप मार्जिनलाइज पुअर या फिर MSME या फिर किसी मतलब फूड के लिए, पॉवर्टी रिमूवल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो वो एक लेजिटिमेट है। बाकी सारी जो फ्रीबीज है उसको बैन कर देना चाहिए। ये एडवोकेट ने बोला वहाँ पे। अभी एडवोकेट ने बोला तो कोई बड़ी बात नहीं, पर इसको, इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो। अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो आप ये पॉइंट दे सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले से पलटी मारी है। इससे पहले वाला जो केस था उसमें 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट केस था, बालाजी वाला केस, उससे पलटी मारी थी। यहाँ पे भी 21 नवंबर में जो ये अरावली का जो केस हुआ था, अरावली रेंज के रिगार्डिंग जो केस हुआ था, उससे पलटी मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल बात सही है और हमसे गलती हुई है। हमने जो ये फैसला दिया है कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ होंगे उसे ही हम अरावली रेंज कंसीडर करेंगे, उसे हम पहाड़ कंसीडर करेंगे, उसके नीचे वालों को हम पहाड़ कंसीडर नहीं करेंगे, माउंटेन कंसीडर नहीं करेंगे। ये फैसला दिया था। उन्होंने बोला कि ये फैसला हमारा गलत था। क्यों गलत था? अगर इस फैसले से काम करेंगे तो राजस्थान के 11,000 हिल्स को काटना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्यों डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा? अगर राजस्थान में 12,000 हिल्स हैं, उसमें से 1,000 हिल्स की जो हाइट है वो 100 मीटर से नीचे है। ये बात बोली और अपनी गलती को मानी। किसने मानी अपनी गलती को? सुप्रीम कोर्ट ने मानी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इसकी वजह से क्या होगा, डेजर्ट क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा ईस्टवर्ड। मतलब जो डेजर्ट वाला एरिया भी राजस्थान में ही है वो दिल्ली तरफ आ जाएगा, जो बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में वीडियो बना के बता भी रहे थे। तो वही बात भी सही है। और अरावली हिल ग्रीन लंग ऑफ नॉर्थ इंडिया है, बहुत सुंदर है। अगर आप दिल्ली में जो एक्सटेंडेड अरावली है, अगर आप वो भी देखोगे ना, JNU जहाँ पे बना हुआ है, और दिल्ली कैंपस जो साउथ दिल्ली कैंपस है, अगर आप वो देखोगे तो बहुत सुंदर है ये एरिया। चलिए आगे देखेंगे। अब अल्टीमेटली बात ये है कि 100 मीटर वाली बात क्या हो गई, सस्पेंड हो गई है। कुछ और बात है? नहीं, यही बात है, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक एक्सपर्ट टीम बनाई है। इससे पहले जो एक्सपर्ट टीम बनाई थी जिसने 100 मीटर वाली बात बोली थी, उस एक्सपर्ट टीम में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट थे। पर अब जो एक्सपर्ट टीम बनाई है उसमें एनवायरमेंटलिस्ट, फॉरेस्टर्स, ये सब है, स्पेशलिस्ट है उस एरिया की, ये सब बनाई हुई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली जो न्यूज़ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रिगार्डिंग न्यूज़ है। इस न्यूज़ में बोला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो इंडिया में आएगा, ठीक है, मतलब आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर डेमोग्राफिक डिवाइड जरूर आएगा। डेमोग्राफिक डिवाइड मतलब ये है कि इंडिया की जो साउथ की पॉपुलेशन है, जो सदर्न पॉपुलेशन है, वो बहुत कम स्पीड से बढ़ रही है। उनका जो बर्थ रेट है 1.6 का है, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट जो है वो 1.6 का है। अभी तक जो हिस्ट्री में दिखा है वो है ही है। और जो सेंट्रल एशिया है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, उसका जो बर्थ रेट है वो देखो इतना स्पीड से 2.2 पॉइंट से स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर जब हम डेमोग्राफी में आगे बढ़ेंगे, अभी तो चल रहा है 2025, 2051 जब आएगा या 2050 जब आएगा, उस टाइम पे नॉर्थ में ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होगी कंपेयर टू साउथ। ये वाली बात हो रही है पेपर उसमें, मतलब न्यूज़ में, कि इसे बोला है उन्होंने डेमोग्राफिक डिवाइड। नॉर्थ में ज़्यादा यंग पीपल होंगे और साउथ में ज़्यादा ओल्ड पीपल होंगे। अब राइटर ने ओल्ड पीपल नहीं बोला, राइटर ने बोला है कि सिल्वर एज। राइटर ने बोला है सिल्वर एज। कहाँ लिखा? राइटर ने बोला है कि सिल्वर एज पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी साउथ में। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा है, ये देखो सिल्वर सोसाइटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें डेटा है, वो डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो जो सिक्किम है, गोवा है, केरल है, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे टोटल वो फर्टिलिटी रेट 1.1 1.3 का है, और इंडिया का पूरा 2.1 का है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर है इंडिया का, और यहाँ का क्या है 1.1 है। ये वाली बात याद रखो, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, 80,000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि अब बच्चे कम है वहाँ पे उन स्टेट्स में। और हर 4 में से एक इंसान, 1 in 4 विल बी ओवर एज ऑफ 60, मतलब 2036 तक केरला में हर 4 में से एक इंसान क्या होगा, 60 से ऊपर होगा। जबकि बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 का है और इंडिया का 2 का है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा है बिहार में। और अभी के टाइम पे हर 3 में से एक बच्चा यूपी बिहार का है। और हो कह रहा है, ये लोग जो यूपी बिहार के बच्चे हैं, ये लोग गाँव में ना रह के शहर में रह रहे हैं। तो शहर में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यंग लोगों की जो पॉपुलेशन है, वो बिहार से आए हुए लोगों की है और यूपी से आए हुए लोगों की है। आप दिल्ली जाओगे तो आपको मालूम चलेगा।
ठीक है, मेजर चैलेंज क्या है? मेजर चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल डिलेमा। पॉलिटिकल डिलेमा ये होगा कि अगर वोट देने वाले और एक्टिव पॉपुलेशन अगर नॉर्थ में है, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नॉर्थ में करेगी। फाइनेंस कमेटी बनती है जो बताती है कि हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट का जो करती है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट का जो करती है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बोलेगी कि भाई नॉर्थ इंडिया एरिया में करो, साउथ में मत करो, क्योंकि साउथ में ओल्ड लोग रहते हैं, नॉर्थ में यंग लोग रहते हैं जो देश का डेवलपमेंट करेंगे, है ना। जिधर जाती है यंग लोग उधर जाते हैं देश, ये सब आपने कोट सुना होगा। पेंशन बर्डन बढ़ जाएगा, अगर ओल्ड लोग के नंबर बढ़ेंगे तो पेंशन बर्डन बढ़ जाएगा। माइग्रेशन टेंशन ये है कि नॉर्थ के लोग साउथ जाएंगे, वैसी अभी परेशानी चल रही लैंग्वेज की, और बढ़ेगी लैंग्वेज की परेशानी। और हेल्थ केयर गैप मतलब साउथ के लोग ओल्ड हो जाएंगे तो वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो नॉर्थ के लोग को आना पड़ेगा उनका ख्याल रखने के लिए। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। इससे नौकरियां मिल जाएगी, और इससे बुरी बात यह है कि एक गैप क्रिएट हो रहा है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। इसे सिल्वर इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। जो हेल्थ गैप हो रहा है जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चीज़ हो रही है, तो वो सिल्वर इकोनॉमी के अंदर आएगा, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक चार्ट है पॉपुलर पिरामिड का, पॉपुलेशन पिरामिड का, 2051 का है ये। देखो ये 2051 का पॉपुलेशन पिरामिड है, इसको बना कर रखिएगा अपने पास। 2051 में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वो हमारी इस एज में होगी। देखो इसको अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं तो 2051 में जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या होगी, 50 से लेकर 54 की होगी। अभी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी कितनी है, ये 10 से 14 के बीच में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के रिगार्डिंग है। ये करंट अफेयर पर चलने वाली न्यूज़ है। ये न्यूज़ इसलिए आई है कि जो स्पेस एक्स है वो फुल स्केल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर रहा है, और आने वाले टाइम पे इसरो भी अपना ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल ऑर्बिटल रिटर्न फाइट एक्सपेरिमेंट रिलीज करने वाला है। एक मिनट में ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हाँ ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ है। अच्छा, ये जो रिटर्न प्रोग्राम चल रहा है, इस लॉन्चिंग व्हीकल का जो रिटर्न प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आई रिपीट, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल का रिटर्न प्रोग्राम है, फुल स्केल कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है, सॉलिडिफाई द डेवलपमेंट लॉन्चिंग द कुछ। हाँ देखो, ये जो रॉकेट है, इसमें अपन ने पहले बात भी करी थी PSLV के रिगार्डिंग। इसमें फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, 4 फ्यूल हो गए। अब जब ये रॉकेट ऊपर जाएगा सैटेलाइट्स को लेके, तो इसमें जो इंजन लगा होगा वो क्या हो जाता है, वो जनरली अभी तक क्या हो रहा है, वो ओशियन में डूब जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जो फ्यूल का जो मशीन है, जो इंजन है, पूरा ख़राब हो जाएगा, जो कि 80% कॉस्ट है किसी भी ये व्हीकल की, है ना। स्पेस व्हीकल की 80% कॉस्ट का जो कारण है ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए रीयूजेबल वाला कॉन्सेप्ट आया। रीयूजेबल वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है ये जाएगा ऊपर, और फिर हवा में जो इंजन है, इसका इंजन भी बोल सकते हैं, और जो मशीन जो फ्यूल कैरी कर रही है वो बीच में निकलेगी और वापस उड़ के वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। आपने रिसेंट स्पेस एक्स का वीडियो देखा होगा। अच्छा, अब ये डिफरेंस, 2 लोग इसका काम कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल लेवल पे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, ये लोग काम कर रहे हैं, और एक इसरो काम कर रहा है। अब दोनों अलग अलग क्यों हैं? देखो, व्हीकल जो लॉन्चिंग व्हीकल है यूजेस इंजन टू लैंड अपराइट ऑन द पेड ऑन अ ड्रोन शिप। अब जो रिटर्न होके आएगा, जो इंजन रिटर्न होके आएगा, वो खड़ा कैसे होगा? वो वर्टिकल में खड़ा होगा, वर्टिकल लैंडिंग होगी। पर यहां पे जो इंडिया का जो इसरो डेवलप कर रहा है लॉन्चिंग व्हीकल, वो एक एरोप्लेन की तरह आएगा, रनवे की तरह आएगा। मतलब एक एरोप्लेन जैसे होता है ना, ऐसा, तो वो रनवे की तरह हॉरिजॉन्टल आएगा। जबकि स्पेस एक्स का जो लॉन्चिंग रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है वो वर्टिकल में खड़ा होगा, मतलब ऐसे रिलीज होगा और फिर वापस आके ऐसे ही खड़ा होगा। पर इंडिया का क्या होगा, ऐसे रिलीज होगा
और हॉरिजॉन्टल, जैसे जेट खड़ा होता है ना, जेट लैंड करता है, वैसे लैंड करेगा इसरो का। ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है, तो हमने कॉपी नहीं करी। और वर्ल्ड की जो मैक्सिमम जो कंपनीज है जो इसके रिगार्डिंग, स्पेस के रिगार्डिंग काम करी, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के रिगार्डिंग काम करी, जैसे ब्लू ओरिजिन, चाइना का लैंड स्पेस, ज़ेंड्यू 3, ये सारे वर्टिकल पे खड़े होंगे आके, ना कि हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये एक डिफरेंस इसे याद रखिएगा। दूसरा है कि जो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 है वो 30 टाइम लैंड करके दिखा चुका है। मैच्योर फैल्कन 9 बूस्टर्स आर रीयूज, जो उसके बूस्टर्स हैं वो 30+ टाइम्स यूज हो चुके हैं। फुल रीयूजेबिलिटी, मतलब 100% उसने अपना रीयूजेबिलिटी शो करी है। इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल था, पर जो आने वाला, मतलब इतना जितना इन लोगों ने टेस्ट कर लिया फैल्कन को, उतना हमने अभी तक टेस्ट नहीं करा, पर सक्सेसफुल है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा OREN, ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, ये आने वाला है। अभी ये पूरी तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ है, ये भी आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेन व्हीकल जो अभी तक वर्ल्ड में, स्टारशिप इज द वर्ल्ड फर्स्ट हैवी लिफ्ट फुली रियूजेबल शिप। स्टारशिप के अलावा कोई और नहीं है इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में, जो रीयूजेबल यूज हो पाए, ठीक है। स्टारशिप के रिगार्डिंग अभी बात हमने तब भी करी थी जब हमने देखा था कि हमारे एक इंडिया के साइंटिस्ट स्पेस में रह गए थे ना, तो उनको लाने के लिए ये स्टारशिप यूज हो सकता था, पर जो कि पॉलिटिक्स की वजह से ये स्टारशिप यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जो हमारा पुष्पक है और NGLV है, पुष्पक इज फॉर टेक टेस्टिंग, सूर्य इज द फ्यूचर हैवी लिफ्ट वेयर हाउस। सूर्य अभी तक बना नहीं है, सूर्य मतलब ये जो NGLV फ्रॉम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, अभी तक बना नहीं है। पर जो पुष्पक है वो बन गया है, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, उसकी अभी तक टेक टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, हमारी जो भी कॉस्ट है रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर जो इन लोग की SpaceX वालों की है उनकी कॉस्ट बहुत कम है, $1,500। $1,000 में तो आईफोन आ जाता है, लैपटॉप्स आ जाते हैं, इनकी कॉस्ट $1,500 ही है लॉन्च की कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी गोल कमर्शियल डोमिनेंस का गोल है। हमारा प्राइमरी गोल ये है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब इंडियन का जो स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा गोल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें वही हुई हैं। इसमें चैलेंज क्या है, रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के लिए चैलेंज क्या है। पहला चैलेंज ये है कि जब हमारा रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल आता है स्पेस से, तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एकदम से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो व्हीकल होता है उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, जिसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। उसको वो बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए इसरो सेरामिक मैट्रिक कंपोजिट्स बना रही है। क्या बना रही है, दे आर टेस्टिंग सेरामिक मैट्रिक कंपोजिट्स, हीट प्रूफ टाइल्स बना रही है ऑन पुष्पक के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वो 2000 डिग्री सेल्सियस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा है परफेक्ट लैंडिंग। अब हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लैंड होगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परफेक्ट लैंडिंग पे काम करना चाहिए। Their landing experiment test have already proven that they can land पुष्पक ऑन अ रनवे। हमने टेस्ट करके प्रूफ तो कर लिया कि हम पुष्पक को रोक सकते हैं, पर फिर भी टेस्टिंग चल रही है। मतलब एक बहुत बड़ी परेशानी तो है ही है, क्योंकि फैल्कन ने जो उनका प्रोग्राम है, वो स्पेस फ्लाइट जो उनका इंजन है वो 30 टाइम्स उसने प्रूफ करा अपने आप को। और बैटर इंजन देखो, बार बार डायरेक्शन देने के लिए, जो हमारा जो व्हीकल है उसको डायरेक्शन देने के लिए, स्पेस व्हीकल है उसको डायरेक्शन देने के लिए बार बार इंजन को बंद चालू करना पड़ेगा। जब हम इंजन को बंद चालू करते हैं तो उसमें एक डर्ट आ जाती है, इंजन में एक डर्ट आ जाती है, और वो डर्ट ना आए इसलिए मिथेन इंजन का यूज़ करना चाहिए। तो डेवलपिंग हम लोग बना रहे हैं मिथेन इंजन, ठीक है। मिथेन इंजन बर्न होगा तो एक क्लियर मतलब एक, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जब कैरोसिन को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा काला धुआं आता है, और जब LPG को जलाते हैं या फिर मीथेन को जलाते हैं तो बिल्कुल भी एक ब्लू फ्लेम जलती है और ज़्यादा काला धुआं नहीं बनता। तो ये वही वाली बात यहाँ पे लिखी है। सेकेंड हैंड ट्रस्ट, अभी सेकेंड हैंड ट्रस्ट तो वैसे भी अभी परेशानी चल रही है, PSLV C62 बर्बाद हो गया है। उसके बाद और भी चैलेंज आ गए हैं इसरो के लिए, और भी परेशानी बढ़ गई है।
बिल्डिंग द गैरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देखो अगर रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल को वापस लाना है तो एक रनवे चाहिए, तो एक सिंगल रनवे तैयार करा है 4 किलोमीटर का रनवे श्रीहरिकोटा में। ऐसे बहुत सारे रनवे क्रिएट करने चाहिए, ये सारे चैलेंजेस हैं। वे एड क्या है, फास्ट ट्रैक करना चाहिए सूर्या को डेवलपमेंट करने के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए, सपोर्ट रियूजेबल लॉन्च स्टार्टअप्स और लेवरेज इन स्पेस, ये सारे काम करना चाहिए। ठीक है, कैपिटल फंड्स के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैसिव एडवांस रिकवरी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। ठीक है, ये सारी न्यूज़ कवर हो गई। अगली न्यूज़ पे आते हैं, यंग एम्बेसडर ऑफ चेंज इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव तमिलनाडु गवर्नमेंट ने करा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव करा है। इस इनिशिएटिव में क्या है, इसमें द गवर्नमेंट स्कूल इन ट्रिंची हैज़ लॉन्च एन इनोवेशन वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम मतलब बच्चों को मोरल वैल्यू भी सिखाया जाएगा। और मोरल वैल्यू सिखाने का तरीका क्या है, मोरल वैल्यू को सिखाने का तरीका क्या है कि स्टोरी टेलिंग की तरह सिखाया जाएगा, रिफ्लेक्शन मतलब खुद करके दिखाया जाएगा, पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट ली जाएगी, प्रैक्टिस ओरिएंटेशन अप्रोच ली जाएगी। इस न्यूज़ में ज़्यादा नहीं है, पर इस न्यूज़ का यूज़ ये है कि आप GS2 GS4 इथिक्स के टॉपिक में इसे यूज़ कर सकते हो। अगला है, लोकसभा ने लॉन्च करा है डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। अभी तक क्या होता है, रजिस्टर में अटेंडेंस लगती है। अब क्या शुरू करा है, जो आने वाले बजट सेशन में बजट आने वाला है ना 2026 का, तो उसमें डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और ये अटेंडेंस सिस्टम अच्छा इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा जो मेंबर्स हैं उनकी सीट के पास होगा। सीट के पास होगा तो इसका मतलब ये है कि अब वो लोग मतलब अटेंड करेंगे पूरी मीटिंग, जा नहीं सकते वगैरह वगैरह, ये सब वाली वो पुरानी वाली बातें हैं। ठीक है, जैसे कॉलेज में बच्चे भाग जाते हैं ना, वैसी बातें हो रही है यहाँ पे भी। प्रेजेंस यूजिंग बायोमेट्रिक थंब, और ये बायोमेट्रिक थंब है वेरिफिकेशन। अभी तक बायोमेट्रिक थंब नहीं आया, बताओ पार्लियामेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आंट फ्लाइज, ये बड़ा खतरनाक न्यूज़ है। आंट फ्लाइज की रिगार्डिंग न्यूज़ ये है कि एक नई टाइप की मक्खी मार्केट में आई है और इंडिया में पूरे एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें यही एक अनोखी टाइप की मक्खी है। ऐसी मक्खी की 26 स्पीशीज़ मिलती है सिर्फ। ठीक है, अब इस अनोखी मक्खी की खास बात क्या है, जो मक्खियाँ होती है वो जनरली क्या होती है, स्कैवेंजर्स होती है। स्कैवेंजर मतलब जो कचरा गंदगी रहती है उसको खाती हैं, उससे एनर्जी निकालती हैं। पर ये क्या है, इनकी खास बात ये है, ये जब एडल्ट होंगे, ये जो मक्खी जब एडल्ट होंगी तो इनका मुंह है ना ख़त्म हो जाएगा, इनका माउथ नहीं रहता जब ये एडल्ट होते हैं। तो जब ये छोटे होते हैं, जब ये छोटे छोटे होते हैं, एडल्ट से पहली वाली जो स्टेज होती है इनकी, तब ये अपने जब ये लार्वा के स्टेज में होते हैं एक्चुअली, तो उस स्टेज में ये लार्वा ही खाते हैं। समझ में आ रहा है, एक मक्खी है, उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं सपोज, तो उसमें से एक अंडा बाकी अंडों को खाएगा, ये वाला काम करते हैं। ये एक प्रकार के ज़ॉम्बी है, ये सक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये खास बात है इनकी। ये इनकी एक और खास बात पता है क्या है, ये अर्बन एरिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, अर्बन एरिया में। दिल्ली के अर्बन एरिया में मिलते हैं और तमिलनाडु के अर्बन एरिया में मिलते हैं। ये इनकी लोकेशन भी अर्बन एरिया की है और इनके लोकेशन भी अर्बन एरिया की। इनके जो स्पेसिफिकेशन है, इनका जो खाने का तरीका है, वो भी अर्बन एरिया वाला ही है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। इनका जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी ये है, मतलब ये बचपन में ही खा लेते हैं, अडल्ट होने के बाद ज़्यादा खाते नहीं हैं, वही एनर्जी यूज़ करते हैं, ये वाली बात हो रही है। इनका सर्वाइवल का मैकेनिज्म ये है कि अगर इनकी जो टेरिटरी में अगर कोई बाहर का एनिमल आता है, सपोज कोई मक्खी, कोई दूसरी एनिमल आ गया, कोई मक्खी आ गई वगैरह कोई भी, तो ये क्या करते हैं, उसकी स्मेल, जो भी प्रेडेटर होगा इनका, उसकी स्मेल की जैसे अपनी स्मेल कर लेते हैं, तो प्रेडेटर सोचता है कि ये मेरी बहनें हैं और अटैक नहीं करता है। ऐसा इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये एक ही खास बात है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो कि एक आंट फ्लाइज करके एक फ्लाइज आई है मार्केट में, वो अर्बन एरिया में मिलती है। अच्छा, ये अर्बन एरिया में मिलती है, कहाँ मिलती है, दिल्ली में मिलती है, और ये सिरुवानी हिल्स में मिलती है। प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो सॉरी। तो इस एरिया में मिलती है, ये वाली बात कर ली हमने। ठीक है, अब इसमें अर्बन एरिया मिलने से फ़ायदा क्या होगा, अब इससे अर्बन एरिया मतलब लेसन सीखना चाहिए अर्बन एरिया को कि सिर्फ प्लांटिंग ट्रीज में कंसंट्रेट नहीं करना है, इकोसिस्टम डेवलप करना है, और जो इंसेक्ट नीड फॉर सर्वाइवल है उनको भी देखना है। तो ये सब सीखना है हमें अर्बन एरिया से। ठीक है, तो आज की न्यूज़ खत्म होते हैं और आगे हम और भी न्यूज़ लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।